बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग को उर्दू में सांस लेने के तरीक़ेकार को कहते हैं। अच्छा जी, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग का उर्दू में मतलब क्या है? सांस लेने का तरीक़ेकार या सांस लेने के तरीक़ेकार। अच्छा, अमली तनफ़ुस का जो निज़ाम होता है जिसको हम रिस्पायरेशन कहते हैं, वो दो मराहिल पे मुश्तमिल होता है। रिस्पायरेशन कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस। रिस्पायरेशन कहते हैं अमली तनफ़ुस को। अमली तनफ़ुस दो मराहिल पे मुश्तमिल होता है। अच्छा जी, अमली तनफ़ुस दो मराहिल पर मुश्तमिल होता है। इसमें पहला जो मरहला है उसको इंस्पायरेशन कहते हैं और दूसरा जो मरहला है उसको एक्सपायरेशन कहते हैं। अच्छा जी, ये दोनों मराहिल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ये अमली तनफ़ुस की दो मराहिल है। अब ये दोनों मराहिल जो है वो मुसलसल जारी रहते हैं, मुसलसल कंटिन्यू रहते हैं। अच्छा, ये दोनों मराहिल जो है ये हवा की दबाव में फ़र्क की वजह से मुसलसल कंटिन्यू रहते हैं, मुसलसल जारी रहते हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमारे फेफड़ों के अंदर हवा का दबाव कम होता है और बाहर जो एटमॉस्फेयर होता है, कुरे हवा होती है, जो माहौल होता है उसमें हवा की दबाव ज़्यादा होती है, तो क्या होता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो ये नफूस के ज़रिए, डिफ्यूजन के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल होती है। तो हवा का दबाव बाहर माहौल में ज़्यादा होगा और हमारे फेफड़ों के अंदर हवा का दबाव कम होता है, तो हवा बाहर से फेफड़ों के अंदर आना शुरू होता है, फेफड़ों के अंदर दाखिल होना शुरू होता है। जब हवा हमारे फेफड़ों के अंदर दाखिल होती है तो क्या होगा, फेफड़ों के अंदर हवाई दबाव ज़्यादा होगा और बाहर कुराए हवा में हवाई दबाव कम होता है। तो दोबारा से क्या होता है, हवा फेफड़ों से बाहर निकलना शुरू होता है। तो ये दो मराहिल जो है, इसमें हम सांस लेते हैं, हवा दाखिल होती है और दोबारा से हवा जो है उसको खारिज करते हैं। तो एक को इंस्पायरेशन कहते हैं और दूसरे को एक्सपायरेशन कहते हैं। अब दोनों जो है उसको अलग अलग पढ़ेंगे। पहला जो है वो है इंस्पायरेशन। अच्छा जी, पहला है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन को इनहेलेशन भी कहते हैं, इसको उर्दू में इंस्पायरेशन कहते हैं। इंस्पायरेशन या इसको इनहेलेशन भी कहते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या है, तारीफ़ क्या है? The taking in of air is called inspiration। सांस का दाखिल होना, हवा का दाखिल होना, इसको इंस्पायरेशन कहते हैं। या इंस्पायरेशन वो अमल है जिसमें हम सांस लेते हैं, सांस अंदर की तरफ जाती है, सांस जिस्म में दाखिल होती है, तो इसको इंस्पायरेशन कहते हैं। अच्छा जी, अब इस अमल के दौरान मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ रुनुमा होती है। अब वो कौन कौन सी तब्दीलियाँ हैं जो हम सांस लेने के दौरान या जो हम सांस लेते हैं उस दौरान रुनुमा होती है? उसमें पहली तब्दीली, अच्छा जी, इंस्पायरेशन के दौरान जो पहली तब्दीली रुनुमा होती है वो कौन सी तब्दीली होती है? द मसल ऑफ डायफ्राम कंट्रैक्ट एंड बिकम फ्लैट। जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम की जो पट्टे होते हैं, मसल्स असल में
पट्टों को या गज़लात को कहते हैं। डायफ्राम कहते हैं पर्दे शिकम को, या इसको डायफ्राम भी बोलते हैं। तो जो डायफ्राम की जो पट्टे होते हैं, पर्दे शिकम की जो पट्टे होते हैं, जो गज़लात होते हैं, वो क्या होते हैं? कंट्रैक्ट होते हैं। कंट्रैक्ट का मतलब क्या है? सिकुड़ना। वो सिकुड़ जाते हैं। तो जब डायफ्राम की पट्टी सिकुड़ जाते हैं तो डायफ्राम की जो हालत है वो कौन सी हालत में आ जाती है? बिकम फ्लैट, हमवार होती है, बिल्कुल हमवार होती है। ये वाला हिस्सा जहाँ पे हमारी पसलियाँ ख़त्म होती है, इसके निचला हिस्सा जो है इसको डायफ्राम बोलते हैं। अब जब हम सांस लेते हैं, सांस दाखिल होती है, तो इस सूरत में हमारा जो डायफ्राम होता है इसके पट्टे कंट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और उस सिकुड़ने की वजह से डायफ्राम की हालत बिल्कुल हमवार होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं। इस तरह जब हम सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम जो है, ये वाली पोजीशन जो है ये बिल्कुल हमवार होती है, बिल्कुल सीधा होती है। तो इसी वजह से ये इंस्पायरेशन की दौरान हमारा डायफ्राम जो है इसकी मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और उस कंट्रैक्शन की वजह से डायफ्राम की हालत जो है वो हमवार होती है। अच्छा जी, इंस्पायरेशन की दौरान दूसरी क्या तब्दीली, कौन सी तब्दीली रहनुमा होती है? अच्छा जी, दूसरी कौन सी तब्दीली रहनुमा होती है? दूसरी तब्दीली द इंटरकोस्टल मसल्स। अब इंटरकोस्टल मसल्स कौन से मसल्स होते हैं? वो मसल्स होते हैं जो पसलियों के दरमियान होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पसलियाँ है, ये दो पसलियों के दरमियान जो जगह है इसको मसल्स ने कवर किया होता है, उसको इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। पसलियों के दरमियान जो मसल्स होते हैं, पट्टे होते हैं, उसको इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। अच्छा जी, तो जो पसलियों के दरमियान पट्टे होते हैं इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, वो भी सिकुड़ जाते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं। कंट्रैक्शन का मतलब क्या है? सिकुड़ना। जब वो सिकुड़ जाते हैं तो तब क्या होगा? द रिब केज, रिब केज कहते हैं पसलियों के पंजरे को। अब ये दोनों तरफ से जो पसलियाँ हैं इसने एक पंजरे की शक्ल इख्तियार की होती है, तो इसको रिब केज कहते हैं, पसलियों का पंजरा कहते हैं। ये ऊपर की तरफ उभरता है, अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब क्या है? आगे की तरफ, ऊपर की तरफ उभरता है। मतलब ये है कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान जब हवा दाखिल होती है तो जो हमारा पसलियों का पंजरा है, ये जो पसलियों के दरमियान गज़लात होते हैं, इंटरकोस्टल मसल जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। उसकी सिकुड़ने की वजह से हमारा पसलियों का पंजरा जो है वो ऊपर की तरफ उभर आता है। अच्छा, प्रैक्टिकली हम कर लेते हैं किस तरह। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग देख सकते हैं ये वाला हिस्सा जो है ये ऊपर की तरफ उभरता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान इंटरकोस्टल मसल्स, पसलियों के दरमियान जो मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं, और उसकी कंट्रैक्शन की वजह से जो पसलियों का पंजरा है वो ऊपर की तरफ उभर आता है। अच्छा जी, अब इस दौरान इंस्पायरेशन के दौरान तीसरी कौन सी तब्दीली रहनुमा होती है? अच्छा जी, द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज एंड एयर मूव्स इनटू लंग्स। अब इसमें क्या होता है? तीसरी तब्दीली क्या रहनुमा होती है कि जो सीने का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम कहते हैं हुजम को, चेस्ट कैविटी कहते हैं सीने को, कि जो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम होता है, हुजम होता है, वो ज़्यादा होता है। इंक्रीज़, इंक्रीज़ का मतलब क्या है? बढ़ना। चेस्ट कैविटी का, सीने का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। तो जब सीने का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हवा जो है वो हवा की नाली के ज़रिए
फेफड़ों के अंदर दाखिल होना शुरू होता है। तो ये तीसरी तब्दीली थी। तीसरी तब्दीली क्या है कि सीने का वॉल्यूम जो है, हुजम जो है वो बढ़ जाता है और उस वॉल्यूम की बढ़ने की वजह से हवा सांस की नाली के ज़रिए, हवा की नाली के ज़रिए फेफड़ों के अंदर दाखिल होना शुरू होता है। अच्छा, अगर इसको मैं एक सिंपल सी डायग्राम के साथ आप लोगों को शो करूं तो आप लोगों को वाज़ेह होगा। अच्छा जी, अब यहाँ देखें, ये चेस्ट कैविटी है, ये रिब केज है और ये वाला हिस्सा जो है ये डायफ्राम है। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सीने का वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हुआ है, वो ज़्यादा हुआ है। सीना जो है वो ऊपर की तरफ आ गया है, ऊपर की तरफ उभरा हुआ है। और इसी के साथ आप लोग डायफ्राम को भी देख सकते हैं। ये डायफ्राम जो है इसकी शक्ल बिल्कुल हमवार हुई है, बिल्कुल फ्लैट हुई है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम सांस लेते हैं तो इस दौरान क्या होगा, एयर जो है, हवा वो फेफड़ों के अंदर दाखिल होना शुरू होता है। ये इनहेलेशन या इंस्पायरेशन है। इस दौरान क्या होगा, हवा जो है वो फेफड़ों के अंदर दाखिल होना शुरू होता है। तो जब हवा फेफड़ों के अंदर दाखिल होती है तो इसी की दाखिल होने की वजह से ये मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ रुनुमा होती है। तो इसको इंस्पायरेशन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा है एक्सपायरेशन। उसको पढ़ेंगे कि एक्सपायरेशन क्या होता है, उसमें कौन कौन सी तब्दीलियाँ रुनुमा होती है। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन को एक्सहेलेशन भी कहते हैं। एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन, इसका मतलब क्या है, हवा का खारिज करना, हवा का खारिज होना, इसको एक्सपायरेशन कहते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या है। अच्छा जी, इसकी डिफिनीशन क्या है। द लेटिंग आउट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड एक्सपायरेशन। हवा का खारिज होना, सांस का खारिज होना, सांस का बाहर निकलना, इसको एक्सपायरेशन कहते हैं। या हम सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि ये वो अमल है जिसमें सांस जो है वो खारिज होती है। अब एक्सपायरेशन के दौरान, सांस खारिज होने के दौरान मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ रुनुमा होती है। अब उन तब्दीलियों को पढ़ते हैं कि इस दौरान कौन कौन सी तब्दीलियाँ रुनुमा होती है। इसमें पहली तब्दीली क्या रुनुमा होती है। अच्छा जी, इन तब्दीलियों को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सिंपली बता दूं कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन ये दोनों बिल्कुल मुखालिफ है, मुतबादिल है, उल्टा है। दोनों एक दूसरे की उल्टा है, मुतबादिल है। मतलब यह है कि वहाँ पे जो तब्दीलियाँ हम लोगों ने पढ़ी थी, यहाँ पे जो है वो उसका उल्टा है। अच्छा जी, एक्सपायरेशन के दौरान, सांस खारिज होने के दौरान कौन सी तब्दीलियाँ रुनुमा होती है। उसमें पहली तब्दीली जो है वो क्या है, द मसल्स ऑफ डायफ्राम रिलैक्स एंड बिकम डूम शेप्ड। अब वहाँ पे जो डायफ्राम के मसल्स थे वो कंट्रैक्ट हो रहे थे और डायफ्राम की जो हालत थी वो बिल्कुल हमवार हो रही थी। यहाँ पे जो डायफ्राम के मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं, फैलते हैं। रिलैक्स का मतलब है फैलना। डायफ्राम के जो मसल्स है, जो पट्टे हैं,
वो पेलते हैं। और डायफ्राम जो है वो कौन सी पोजीशन इख्तियार कर लेते हैं, मेहराबी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, डूम शेप्ड इख्तियार कर लेते हैं, गुंबद नुमा शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। मतलब ये है कि जब हम सांस लेते हैं तो इस दौरान हमारी जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम की जो मसल्स होते हैं वो दोबारा से रिलैक्स होते हैं, क्योंकि पहले वो कंट्रैक्ट हुई होते हैं। तो दोबारा से जब हम सांस खारिज करते हैं तो सांस खारिज के दौरान या जब हम सांस खारिज करते हैं तो इस दौरान डायफ्राम की जो मसल्स है वो दोबारा से रिलैक्स होते हैं, दोबारा से पेलते हैं और डायफ्राम जो है वो गुंबद नुमा शक्ल इख्तियार कर लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं किस तरह, जब हम सांस खारिज करते हैं तो इस दौरान ये डायफ्राम की जो हालत है ये बिल्कुल गुंबद नुमा या मेहराब की शक्ल इख्तियार कर लेती है, ये ऊपर की तरफ आ जाती है। अच्छा, इस दौरान दूसरी तब्दीली कौन सी रुनुमा होती है? अच्छा जी, दूसरी तब्दीली क्या रुनुमा होती है? दूसरी तब्दीली द इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्सेस एंड रिब केज मूव डाउनवर्ड। तो दूसरी तब्दीली कौन सी रुनुमा होती है कि जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, पसलियों के दरमियान जो मसल्स होते हैं वो दोबारा से रिलैक्स होते हैं। उसकी रिलैक्सेशन की वजह से जो हमारा रिब केज था, जो हमारा पसलियों का पंजरा था वो ऊपर उभरा हुआ था, वो दोबारा से अपनी असली पोजीशन पे, असली अपनी हालत पे दोबारा से चली जाती है, दोबारा से डाउनवर्ड चली जाती है। अच्छा, इंटरकोस्टल मसल्स की रिलैक्सेशन की वजह से, इसकी पेलने की वजह से, रिलैक्स का मतलब क्या है? पेलना, कि जो पसलियों के दरमियान पट्टे होते हैं वो पेल जाते हैं। उसकी पेलने की वजह से जो पसलियों का पंजरा होता है वो दोबारा से अपनी हालत पे चली जाती है। अच्छा, इस दौरान तीसरी तब्दीली भी रुनुमा होती है, तो वो कौन सी तब्दीली है जो इस दौरान रुनुमा होती है? अच्छा जी, इस दौरान कौन सी तीसरी तब्दीली रुनुमा होती है? तीसरी तब्दीली जो है द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस एंड एयर मूव्स आउटसाइड द लंग्स। इस दौरान क्या होता है कि जो सीने का वॉल्यूम होता है, हुजम होता है, वो कम होता है। उस दौरान इन्हेलेशन के दौरान वो ज़्यादा हुई थी। एक्सहेलेशन के दौरान जब हम सांस खारिज करते हैं तो इस दौरान क्या होता है, जो सीने का वॉल्यूम होता है वो कम होता है और हवा जो है वो फेफड़ों से बाहर निकलना शुरू होता है। अच्छा, अब इसको अगर मैं डायग्राम के साथ वाज़े कर दूं तो डायग्राम के साथ किस तरह वाज़े करेंगे? अच्छा जी, याद है कि जो चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हुआ है, या रिब केज भी कह सकते हैं इसको। सीने का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हुआ है, कम हुआ है। और इसी के साथ ये आप लोग देख सकते हैं जो डायफ्राम है ये गुंबद शक्ल इख्तियार कर चुका है, ये बिल्कुल मेहराबी शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो इसका मतलब ये है कि एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन के दौरान ये मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ जो है ये रुनुमा होती है और हवा जो है उसको ख़ारिज करते हैं, हवा जो है वो ख़ारिज होती है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हो गया। अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।